हेलो एवरीवन। आइए हम लोग आज फिर से एक नया प्रमेय नंबर 4 शुरू करते हैं। प्रमेय नंबर 4 प्रमेय नंबर 3 की तरह ही है। प्रमेय नंबर 3 में हम लोग देखे थे कि उसमें दो त्रिभुज समकोणिक हो तो वे समरूप होते हैं। इसमें हमको ये देखना है कि यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमको दिखाना है। तो प्रमेय है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, समानुपातिक हो, तो वे समरूप होते हैं। तो इसमें शुरू करने के लिए हम लोग करेंगे, दिया है, क्या दिया है इसमें दो त्रिभुजों में नाम तो नहीं दिया, लेकिन हम दो त्रिभुज में एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ लेंगे। तो दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में भुजाएं संगत भुजाओं का अनुपात समान है में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये दिया हुआ है ना, संगत भुजाएं अनुपातिक हो, ये चीज दिया हुआ है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसमें रचना करना है कि नहीं करना है, ये पहले देख लिया जाए। तो चूंकि हमको सिद्ध करना है समरूपता के लिए, तो हम रचना करेंगे। रचना में हमको करना क्या है? डीई पर बिंदु P और डी एफ पर बिंदु Q इस प्रकार लेंगे कि DP बराबर AB और DQ बराबर AC हो। ऐसा हम लेंगे। पिछले प्रमेय नंबर 3 में भी इसी तरह से किए थे। तो रचना में हमको क्या करना है? रचना पहले मैं खींच लूं, फिर उसके बाद। तो रचना में हम लोग को क्या करना है? DE पर बिंदु P और DF पर बिंदु Q इस प्रकार लेना है कि DP बराबर AB और DQ बराबर AC। इतना ले लेंगे, फिर उसके बाद P को Q से मिला देंगे। रचना में इतना करना है। क्या करना है? DE पर बिंदु P तथा DF पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि DP बराबर AB तथा DQ बराबर AC। इतना हो गया। अब करना क्या है कि P को Q से मिला, P को Q से मिलाया। ये काम रचना का हो गया। अब हमको करना है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करना है कि ये ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ है। तो हम इसको अगर ले लें तो क्या होगा? देखिए,
क्या होता है जब AB बटा DE बराबर AC बटा DF, ठीक है। लेकिन AB के बराबर DP है और AC के बराबर DQ है, इसीलिए हमने इसको और इसको लिया ताकि हमको AB और AC मिले, क्योंकि यहां जो संबंध था हमारा AB बराबर DP है और AC बराबर DQ है, इसको हमने इसीलिए छोड़ दिया, ठीक है। अब जहां पर AB है वहां पर हम DP लिखेंगे, जहां पर AC है वहां पर हम DQ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, DP बटे DE बराबर DQ बटे DF, ठीक है। ये रचना वाले पार्ट से हो गया, यहां पर लिख देंगे बल्कि रचना से, ये हो गया। अब जब ये कंडीशन मिलता है कि ये बटा पूरा फिर ये बटा पूरा, तो ये कब होता है, आधारभूत आनुपातिकता प्रयोग से पहला प्रमेय नंबर एक में कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर को एक भुजा खींची जाए तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी ये बटा पूरा हो जाता है और ये बटा पूरा हो जाता है उप प्रमेय में। नहीं तो ऐसे होता है DP बटे PE करते हैं, फिर DQ बटे QF करते हैं। तो उसी में हम लोग दो उप प्रमेय भी देखे थे, उसमें देखे थे कि DP बटे पूरा, DQ बटे पूरा या PE बटे पूरा और QF बटे पूरा, ये देखे थे। तो इसमें हम वही करेंगे। तो जब ये DP बटे DE और DQ बटे DF मिल गया हमको यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया कि ये रेखा EF और रेखा PQ समांतर है। दिस इंप्लाइज PQ समांतर EF। अच्छा, जब ये और ये रेखा समांतर हो गया तो इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कोण DPQ बराबर कोण DEF, या कोण E कर दी इसको, तथा DQP बराबर कोण F। ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये हो जाएगा। अब कोण E कोण F, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, और ये उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब कि त्रिभुज DPQ, दिस इंप्लाइज त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF होगा। DEF होगा, इसको हम कहेंगे कोण कोण एंगल 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 बाई एंगल एंगल एंगल, या हम तीनों एंगल न दिखा करके दो एंगल भी दिखाते हैं। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हों, दो संगत कोण बराबर हो, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो कोण E कोण F ये सब जो बराबर हो गए हैं, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये जो दोनों ये दोनों उभयनिष्ठ है तो इसी बराबर हो गया। तो इसका मतलब कि त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF समरूप हो गए। अब जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका मतलब कि DP बटे PQ
बराबर हो जाएगा DE बटे EF, यानी कि छोटे त्रिभुज की ये भुजा आधार का के साथ अनुपात हो जाए तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा उसके आधार के अनुपात के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, अब DP बटा DE DP बटा DE बटे में PQ बटा EF। ये समीकरण नंबर 1 कर दें। और एक चीज ये तो दिया है ना AB बटा, अच्छा अभी पहले एक नंबर इसको नहीं लिखें। अब DP बराबर AB है, तो जहां पर DP है वहां पर हम AB लिख दें, AB बटा DE बराबर PQ बटा EF। इसको समीकरण नंबर 1 कर दें। अब देखिए AB बटा DE बराबर BC बटा EF, ये दिया हुआ है। AB बटा DE बराबर BC बटा EF, ये दिया है समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 2 से हमारा हो जाएगा BC बटा EF बराबर PQ बटा EF। अब EF ये बराबर है तो BC बराबर PQ हो गया। ये BC PQ के बराबर हो गया। और AB बराबर DP है ही, ये तो हम काटे ही हैं। AC बराबर DQ, ये तो बराबर नापा ही गया है, उतने के बराबर लिया ही गया है। तो इसका मतलब कि ये इस त्रिभुज और DPQ की भुजाएं बराबर हो गई। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ बाई साइड। अब जब इस त्रिभुज की एक भुजा और DPQ तथा त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF ये हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। ये DPQ समरूप त्रिभुज DEF। तो जब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप है और यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, इसका मतलब यह हो गया कि यह त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। दिस इंप्लाइज त्रिभुज ABC सिमिलर टू या समरूप त्रिभुज DEF। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ, ABC और DPQ समांतर सर्वांगसम है। इसकी सारी भुजाएं, सारे कोण इस छोटे वाले त्रिभुज DP, ये P है, चलिए हम इसी से कर दे रहे हैं, DPQ और ABC सर्वांगसम है। इसका मतलब कि इनकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण सब बराबर हैं। और यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज DPQ और DEF समरूप है ना। ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज समरूप है, तो ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। बस यही सिद्ध करना था इसमें।